जानकारी पहले मैं दे देती हूँ कि ये परिचय सत्र है। इसमें आपका आपके रीजनल सेंटर के ऑफिसर का या कोऑर्डिनेटर का ये अमूमन ऐसा ही होता है। जब एकेडमिक सेशन हम स्टार्ट करते हैं तो वो जो फर्स्ट डे होता है आपका, उस दिन आपका परिचय होता है बाकी आपके पीयर ग्रुप से, ऑफिसर से या स्टडी सेंटर से, या आपके प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो आपके हैं वो आपको बताए जाते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ाई के दौरान क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, कौन सी एक्टिविटी कब होनी है और कैसे होनी है। इसकी प्रारंभिक जानकारी जो है वो परिचय सत्र के दौरान यानी इंडक्शन मीटिंग के दौरान ही दी जाती है। तो आज का वो दिन है जब हम ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए और मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस के लिए। आप जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये जुलाई सेशन में एडमिशन लिए हैं आप लोगों ने, जुलाई 2021। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हम 2022 में और वो मंथ ऑफ फरवरी में ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा लेट जो है हमारे सेशन चल रहे हैं, इसलिए कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हुआ और एग्जामिनेशन और एडमिशन जो है वो सारी लेट चल रही थी, जो धीरे धीरे अब रेगुलराइज होने की संभावना है। पर जिन्होंने भी एडमिशन जुलाई सेशन में लिया है, आज मैं उन सब का इग्नू रीजनल सेंटर पटना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी में आपने प्रवेश लिया है, आप सब बधाई के पात्र हैं। आपको थोड़ी सी जानकारी आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं दे देती हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी इग्नू के नाम से फेमस है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, मैदान गढ़ी, न्यू दिल्ली। जब भी आप कहीं देखेंगे तो आपका एड्रेस जो लिखा रहता है इग्नू हेडक्वार्टर का जो एड्रेस है वो दिल्ली में साकेत के पास में ही है। आप सबको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आपको तब तक जब तक कि कोई ऐसी समस्या ना आए जो यूनिवर्सिटी से ही सॉल्व होगी। आपका ज्यादातर काम जो है वो अध्ययन केंद्र या क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से ही पूरा हो जाता है। तो आपको ये पता हो गया है कि आपका ये रीजनल सेंटर पटना में है और आपकी यूनिवर्सिटी वो दिल्ली में है, और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे आप सब जानते होंगे कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको केंद्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। इग्नू एकमात्र एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको केंद्रीय स्तर का दर्जा तो प्राप्त है, पर वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में एजुकेशन प्राप्त कराता है स्टूडेंट को। तो इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं उसकी आपका जो डिग्री आपको हम बाद में देंगे कंप्लीशन के बाद में, उसकी वैलिडिटी शायद कहीं नहीं होगी। यहाँ देश में ही नहीं, हमारे विदेशों में भी अगर आप हमारी डिग्री लेके जाते हैं तो वहां भी इसको रिकॉग्निशन है। और आप इस डिग्री के साथ, क्योंकि आप सभी जितने हैं वो सबके मन में एक खास तरह का उद्देश्य है कि मैं बीलिस करूंगा या एमलिस कर लूंगा या कर लूंगी तो मुझे बहुत जल्दी कोई जॉब मिलेगा, जो खास तौर से लाइब्रेरियन का पोस्ट होता है स्कूल में, कॉलेज में, या जो लाइब्रेरी होती है, पब्लिक लाइब्रेरी होती है, आप कहीं भी अप्लाई करके जा सकते हैं। तो ये अगर जॉब ओरिएंटेड है तो थोड़ी सी ईमानदारी आपको बरतनी पड़ेगी इस पूरे प्रोग्राम को करने में, क्योंकि अगर आप ये टेक्निकल कोर्स है, आपको पता है कि आपको लाइब्रेरी संभालने की जिम्मेवारी मिलेगी, तो लाइब्रेरी कैसे संभालेंगे उसकी शिक्षा ही लाइब्रेरी साइंस में दी जाती है। और क्या होता है कि आप सब घर बैठे होते हैं, जब भी हम काउंसलिंग के लिए आपको बुलाते हैं तो 300-400 स्टूडेंट तो आप सब अगर थोड़ा अगर आ गए हैं तो इतना ध्यान से सुने कि आप अपने जो आपके मित्र हैं जो बाहर छूट रहे हैं, इस ऑनलाइन मीटिंग से बाहर हैं, उन सब तक आप ये जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे वो सब भी शेयर करते रहेंगे। हो सकता है कि मैं एक ग्रुप बनाऊं जो मेरा ऑफिशियल ग्रुप होगा ऐसे फैमिलीज के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बिलिस में 300 एडमिशन है, तो 300 लड़कों का ग्रुप बनाना मेरे लिए ये नहीं संभव हो पाएगा। पर फ्यूचर में जैसे ही अगर कोई काउंसलिंग होती है या प्रैक्टिकल क्लास होता है उसमें जो अटेंड करेंगे, क्योंकि वो बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, शायद मैं वो ग्रुप भी बना पाऊंगी बिलिस के लिए। पर इंग्लिश वालों के लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि उनका कोई अभी कोई स्टडी सेंटर नहीं है, रीजनल सेंटर ही उनका स्टडी सेंटर है।
यानी जो कोड आपको दिख रहा होगा आपके एडमिशन में वो है 0500। ये 0500 एमलिस करके मैं एक आज के आज ही बनवा दूंगी एक ग्रुप। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन कब आपको क्या करना है वो सारी चीजें जो छूट गए बाहर या वो सब भी उस ग्रुप में आ जाएंगे और उसको मैं शेयर करती रहूंगी। अभी आपको ये दिख रहा होगा कि आज का ये ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग है। इस वर्चुअल मीटिंग में हम सब जुड़ के थोड़ी देर 1 घंटे शांति से ये बातें ये जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनेंगे। और ये मैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन के तौर पे, क्योंकि कुछ चीजें छूट जाती हैं वर्बली बोलते बोलते दिमाग से निकल जाती है, तो हमने उसको प्रेजेंटेशन के तौर पे अभी आपको प्रेजेंट करना है जिसको आप देखेंगे। अगर आपको जरूरी लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है और मैं भूल जाऊंगा तो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो मुझे आप बस 1-2 मिनट दीजिए, मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। और पहले बीलिस के स्टूडेंट को बताऊंगी फिर एमलिस के स्टूडेंट को बताऊंगी। ये पूरे आधे घंटे के अंदर में ये पूरा प्रेजेंटेशन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा आपको भी टाइम दूंगी बोलने के लिए, या उसके बाद भी जो कंफ्यूजन आपका रह जाता है उसको आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। मैं उन सवाल को लेके और पर्टिकुलरली जिनका वो सवाल होगा उनके नाम से उनको कॉल करूंगी। आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन करेंगे और फिर हमसे बात करेंगे। अगर किसी ने अभी मृत्युंजय कुमार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैं भी प्रेजेंटेशन अभी देने जा रही हूँ। अगर इस तरीके से बीच में आप प्रेजेंट करेंगे ना तो मेरा वो स्क्रीन गायब हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी, छोड़ दूंगी, फिर आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। पहले आप अपना स्क्रीन शेयर करना बंद करिए। कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। अभी अगर कोई पहली बार कुछ कर रहा है तो उसके हाथ से हो सकता है वो क्लिक हो जाए, उसको पता भी नहीं हो कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। तो आप बस शांति से बैठ के सुन लीजिए, उसके बाद जो कुछ करने का मन करेगा वो करिएगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? कोई एक बताएगा। आपको ये दिख रहा होगा कि मेरा नाम डॉक्टर शालिनी है, मैं असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हूँ इग्नू रीजनल सेंटर पटना से। मैं आप सबको अभी एज अ रिसोर्स पर्सन सारी जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले इस इंडक्शन मीटिंग का ऑब्जेक्टिव हम लोग जानेंगे कि क्यों ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहले कि आपके सत्र में हम आपको इग्नू के बारे में एक जनरल व्यू जो है वो देना चाहती हूँ, जो आपको दे चुकी हूँ। आपको आपके प्रोग्राम की डिटेल्स बताए जाएंगे। अपना माइक ऑन किया है और इनकी चीनियां बोल रही है, उनको बंद करने दीजिए। मनोज कुमार अपना माइक बंद करिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो वो रिमूव कर दिए जाएंगे, वंचित रह सकते हैं वो आज की मीटिंग से। विनोद जी को रिमूव कर दीजिए, मनोज कुमार को। पता नहीं चल रहा है कि माइक कैसे बंद। माइक वाले आइकन पे क्लिक करिए, वीडियो और ऑडियो का साइन दिया है, बस उस पर क्लिक करिए, ऑफ हो जाएगा। हो गया मैम। ओके। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से बिलिस प्रोग्राम को कैसे बांटा गया है, किस तरीके से उसको पढ़ना है और कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, जैसे काउंसलिंग है, असाइनमेंट लिखना है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कैसे आपको भरने हैं, प्रैक्टिकल कब होगा और प्रोजेक्ट कैसे आपको सबमिट करना है, वो सारे इंफॉर्मेशन जो है वो उनका देना ही आज की इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है। और ऐसे इंफॉर्मेशन जो पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, जिसके बारे में आपको पहले से ही जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप प्रोग्राम में थ्योरी पेपर्स कर लेते हैं पर आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के बारे में आपका कंफ्यूजन होता है कि हमको कोई कभी बुलाएगा और करवाएगा, उसके बाद हम करेंगे, और इसी इंफॉर्मेशन के चक्कर में आप अपना प्रोग्राम पूरा करना भूल जाते हैं। तो ये आज का मुख्य उद्देश्य है, हम क्यों इस इंडक्शन मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इग्नू के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया था, आपको ये भी बता दिया कि मेरा नेशनल जुरिस्डिक्शन तो है ही और साथ में ये इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करता है। और इसके लिए क्या है कि हमारे नेटवर्क कितने दूर तक फैले कि ऐसे 14 ऐसे कंट्री है जहाँ पे जिस तरीके से आपको यहाँ
इंडिया में स्टडी सेंटर के अंदर आपको डाला जाता है, उसी तरीके से वहां भी हमारा स्टडी सेंटर है और वहां भी ये सारे प्रोग्राम जो हम इंडिया में ऑफर करते हैं वो वहां भी अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले बीलिस के स्टूडेंट के बारे में एक बात ये पहले बता दूं कि आप देख रहे होंगे बीलिस प्रोग्राम मतलब BLIS प्रोग्राम लिखा हुआ है। ऐसा जनरली होता है कि जब हम कहीं भी पढ़ते हैं, जब कन्वेंशनल स्टडीज में हम थे, तो अब ये प्रोग्राम जहाँ लिखा है वहां पे कोर्स लिखा होता है, पर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है टर्मिनोलॉजी में कि जब हम बीलिस प्रोग्राम बोल रहे हैं ये कार्यक्रम होगा, कोर्स नहीं होगा। और इन प्रोग्राम्स के अंदर में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जिनको हम कोर्स कोड के अंदर बांट देते हैं। और ये बीलिस प्रोग्राम जो है इनका पूरा टाइटल क्या है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। हमने ये सुना है जब आप भाइवा देते हैं तो आपके बाहर से एक्सपर्ट आते हैं, JNU से होते हैं, कभी DU से होते हैं, पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वहां से होते हैं। तो ये लोग सबसे पहला प्रश्न करते हैं कि आप अपने प्रोग्राम का नाम बताइए, फिर आप कहते हैं लाइब्रेरियन का प्रोग्राम है, लाइब्रेरी साइंस है, और पूरा कभी नहीं बता पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि क्या कोड है मेरा और क्या टाइटल है। तो टाइटल की जगह पे आप बताएंगे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसी तरीके से एमलिस का भी होगा, प्रोग्राम कोड MLIS होगा, और आप उसका टाइटल जो उसके नीचे लिखा रहता है उसको ध्यान में रखेंगे कि आपको क्या बोलना है। मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस उसका टाइटल होता है। अब ये कौन सी स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि हम जब रीजनल सेंटर में ये प्रोग्राम नहीं लिखे जाते हैं, ये हमारा दिल्ली हेडक्वार्टर जो है वो प्रोग्राम डेवलप करता है। और वो खास जो एरिया जिसको हम कैटर करते हैं, जैसे आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपकी एलिजिबिलिटी तय करना और आपके वो कोर्सेज जो हैं उसके का करिकुलम बनाना और करिकुलम के अंदर में कितनी किताबें आएंगी वो लिखना और आप सबको प्रोवाइड करना, ये जिम्मेवारी हमारे स्कूल्स की होती है। वो स्कूल जो हमारे यहाँ 21 ऐसे स्कूल हैं जो अलग अलग तरह के प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो वो SOSS दिख रहा होगा, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज के अंदर में है ये, इसके अलग से प्रोफेसर्स होते हैं जो इसको डिजाइन करते हैं। आपको पता होगा ये प्रोग्राम 1 साल के अंदर पूरा करना है, लेकिन एक लचीलापन हमारे सिस्टम में जो है इस एजुकेशन पद्धति में वो है कि आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन भी दिया जाता है। ये सब हम सबके दिमाग में है कि हम कहीं वर्किंग होते हैं या कोई और ये हमारी एक्टिविटी ऐसी होती है जो हमको शायद दिक्कत दे इस प्रोग्राम को 1 साल में पूरा करने में, तो उसके लिए 3 साल एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी आपको देगी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है। इसके बाद शायद आपको कोई भी ऐसी सुविधा ना मिले कि आप ये प्रोग्राम को पूरा करने के लिए 1 साल और या 5 साल 6 साल कर पाएंगे। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि 1 से 1.5 साल के अंदर में आप इसको जरूर पूरा कर लीजिए। और मैं ये चाहूंगी कि जो मिनिमम ड्यूरेशन दिया गया है 1 साल में आप अपनी सारी एक्टिविटीज समय पे करते जाएंगे तो ये कभी भी आपको 4 साल तक इसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। MLIS के लिए भी सेम है, 1 साल का ये मिनिमम ड्यूरेशन है, 4 साल तक आप इसको कर सकते हैं। एक बात आती है कि जब आप पूछते हैं मैं हिंदी में लिखूंगा या इंग्लिश में लिखूंगा, प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश में ऑफर हो रही है, तो आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि आप इंग्लिश में लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे। बस ये प्रोग्राम आप डिसाइड करते हैं, उसके पहले ही आप ये इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम सिर्फ हम इंग्लिश में ही कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके दिमाग में अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो मैं ये बता दूं कि आपको असाइनमेंट अगर आप ऐसा लिख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों को के टर्म्स लिख के और उसको सबमिट करेंगे तो शायद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पर कोशिश करेंगे कि आपने जो मीडियम ऑप्ट किया है उसमें ही लिखें तो बेहतर होगा। BLIS प्रोग्राम जो है उसके स्ट्रक्चर क्या है, ये कितने क्रेडिट्स के होते हैं, इसमें कितने प्रैक्टिकल कंपोनेंट हैं, प्रोजेक्ट हैं या नहीं है, आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा। आपके जो पूरे प्रोग्राम में कितने क्रेडिट्स पढ़ने हैं, क्रेडिट्स के बारे में थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं कि एक क्रेडिट हमारा वो 30 आवर्स की स्टडी देने के लिए बाध्य करता है आपको। यानी आपके स्टडी आवर्स आपको डिसाइड करके दिए गए हैं कि पूरे प्रोग्राम को पढ़ने के लिए अगर 36 क्रेडिट्स आपको दिए गए हैं तो एक क्रेडिट 30 आवर्स के इक्विवेलेंट है। और ये 30 आवर्स आपको हर कोर्स कोड को पूरा करने के लिए अलग अलग 6, 8, 4 ऐसे करके कोड डिसाइड कर दिए गए हैं कि इतने क्रेडिट के ये कोर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटीज करनी होती है। तो आप इस एक्टिविटी में आप ये कभी ना सोचें
या आपको जो किताबें दी गई हैं या दी जाएंगी। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन है। मैं अभी क्वेश्चन तो नहीं ले रही हूँ, आपको मैंने बोला कि मैं लास्ट में टाइम दूंगी जिसमें आप नोट करके रखिए, आपको ये पूछना है, ठीक है। ओके ऐसे मैम। बीच में क्या ओके होगा, डिस्टरबेंस होगी। तो ये ठीक है मैम। 36 क्रेडिट्स मैडम स्लाइड नहीं दिख रहा है आपका। तो किसी ने ये कर दिया होगा, शेयर किया होगा। दिख रहा है शुरू से नहीं दिख रहा, आपका सिर्फ पिक्चर आ रहा है, स्लाइड नहीं आ रहा। प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम हाँ, होगा। आपके नेटवर्क में हो सकता है कोई इशू हो, अगर आप सही जगह पे बैठेंगे या आप अपना वीडियो ऑफ करके देखिए, शायद आ जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों को तो दिख रहा है, मैंने शेयरिंग स्टॉप नहीं की है। इसमें नहीं दिख रहा कुछ लोग। वो सिर्फ नेटवर्क इशू है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिखाई दे रहा है मैम। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जैसे बता रही थी कि मैं इसको शेयर कर दूंगी इस मिनट्स के साथ। दिखाई दे रहा है मैम। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। जिसको भी दिखाई नहीं दे रहा अपना स्क्रीन को मिनिमाइज कर लीजिए, हो जाएगा। चलिए, आप कर सकते हैं तो ऐसा करके भी देख लीजिए। इसके साथ ही क्या है कि आपको अपने क्रेडिट्स पता हो गए हैं कि टोटल प्रोग्राम आप पूरा करेंगे तो 36 क्रेडिट होगा। इसके बाद दूसरा ये है कि इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ में कौन कौन से ऐसे कोर्स कोड हैं जो सिर्फ उसमें थ्योरी है, और कौन से ऐसे कोर्स कोड हैं जो आपके प्रैक्टिकल के हैं, उसको हम आगे डिटेल में बताएंगे। और ये छोटा सा इंफॉर्मेशन इसमें ये मैंने बता दिया है पहले आपको कि टोटल आपके 8 कोर्स है जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में है, और कुछ ऐसे पर्टिकुलरली BLI 227 जो है वो सिर्फ प्रैक्टिकल कराता है आपको, और बाकी जो 224 और 229 मैंने मेंशन किए हैं इसमें आपको थ्योरी भी है, आपको असाइनमेंट भी जमा करना होगा और आपके प्रैक्टिकल भी हैं। लेकिन 227 जो है आपका BLI E 227 वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, और इसके टोटल क्रेडिट्स जो है वो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करवाएंगे। कब होगा, कैसे होगा, ये सब मैं आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी। ये सारे कोर्स कोड अभी आपके एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल में दिख रहा होगा कि आपने BLI 221 से लेके 229 तक आपके कोर्सेज हैं। जिन कोर्सेज में प्रैक्टिकल है उनको हमने रेड करके रखा है। अब आपको दिख रहा होगा BLI 224, 227 एंड 229। 227 जो है उसमें सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग बताई जाती है, जिसमें आप जैसे लाइब्रेरी का जो सेटअप होता है वो अगर आपको एस्टेब्लिश करना हो, या जो एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी है उसमें डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, किताबें कैसे रखी जाएंगी, उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, कैटलॉगिंग क्या होती है, किस तरीके से आप आसानी से अपनी किताबों को डिजिटलाइज कर सकते हैं, कंप्यूटर में उसका किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन होगा, ये सारा आपको BLI 227 के जो प्रैक्टिकल है उसके दौरान आपको सिखाया जाता है। जबकि ICT फंडामेंटल्स आपको जो दिख रहा है BLI 224, इसमें आपको कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स होते हैं, आपको क्या चीज आना चाहिए कंप्यूटर का एक लाइब्रेरियन बनने के लिए, लाइब्रेरी में वर्क करने के लिए, उसके बारे में बताया जाएगा। और दूसरी यहाँ लास्ट में आपको दिख रहा होगा BLI 229। ये भी ICT का जो आप अभी सीखेंगे, वो कंप्यूटर के बारे में जितना आप जानकारी हासिल करेंगे उसको लाइब्रेरी में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो 229 में आपको बताया जाता है। बाकी के आपके जो कोर्सेज हैं वो है थ्योरी के कोर्सेज, जिसकी किताबों को आपको पढ़ना है और इसके काउंसलिंग सेशंस होंगे। और ये सारे आपके जो 224, 227 एंड 229 है, 227 के अलावा 224 और 229 के प्रैक्टिकल काउंसलिंग भी होंगे जिसको मैं कंडक्ट कराऊंगी, और इन दोनों में आपके अटेंडेंस होने बहुत जरूरी है। हो सकता है हमारी यूनिवर्सिटी इस बार से फेस टू फेस कराए तो आपको अध्ययन केंद्र पे मैं बुलाऊंगी और आपको वहां आकर ये एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। थ्योरी काउंसलिंग जो मैंने अभी बताया था कि आपके 6 ऐसे कोर्स हैं 9 में से, जिसमें सिर्फ थ्योरी है, और जिसमें थ्योरी है उसमें एक पार्ट असाइनमेंट लिखना होता है। तो थ्योरी वाले पेपर्स जितने भी हैं, जिसमें 221, 222 और 23, 25, 26 और 28, ये सारे आपके काउंसलिंग सेशन आपको हर 2 घंटे का 10 सेशन एक कोर्स कोड के लिए दिया जाएगा। और ये सेशंस अगर आप नहीं अटेंड करते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप खुद पढ़ाई कर सकते हैं। अगर बुलाया जाता है तो आपके लिए अच्छा होता है कि अगर थोड़ा समय देंगे तो आपको थ्योरी अगर क्लियर हो जाएगी तो आपको प्रैक्टिकल में उसकी सहूलियत मिलती है आपको। प्रैक्टिकल काउंसलिंग जिसकी बात मैं पहले कर रही थी वो था BLI 224 और 229।
ये दोनों 5-5 काउंसलिंग सेशंस होंगे। ये 5 के 5 काउंसलिंग सेशन आपको करने ही चाहिए, ताकि आप जब एग्जामिनेशन देंगे उसमें फिर आपसे जो सवाल किए जाएंगे या आपको जो करके दिखाने बोला जाएगा उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और ये है 5 इसके 2-2 घंटे के होंगे, और 2-9 में भी 5 सेशन होंगे और 2-2 घंटे के होंगे। पर BLI 2-7 ये 30 आवर्स का प्रैक्टिकल आपको करना ही करना है। और जब भी आपको इसकी सूचना मिलेगी तो उसको आप आके, उसमें कोई काउंसलिंग नहीं होती है, सिर्फ उसमें प्रैक्टिकल होता है। अब आप इसमें मार्क्स के बारे में मैंने इसको बताया, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रखिए कि आगे आपका जो ये कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी आप उसमें थ्योरी पार्ट को भूल जाते हैं कि ये प्रैक्टिकल है, कितने कितने मार्क्स की थ्योरी है और किस तरीके से उसको पढ़ना है, ये सारा प्रोग्राम गाइड में लिखा है। आप जब भी अपना किताब आपको मिलेगी या जिनके पास आ चुकी है उन सबको पहले अपना प्रोग्राम गाइड पढ़ना है। पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर उसमें लिखा हुआ है। और पर्टिकुलरली आप 2-4 और 2-9 के बारे में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपका थ्योरी भी है और लैब भी है, और ये कितने घंटे का है और किस तरीके से क्या क्या चीज उसमें पढ़ना है मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। मैं लाइब्रेरी साइंस से बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूँ, पर आप सबको बताते बताते थोड़ा पता चल गया है। 2-4 में आपको ये लिब्रे ऑफिस, जैसे आप MS ऑफिस पढ़ते हैं उसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर के नाम लिखे गए हैं। तो इसमें खास तौर से आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में बताया जाता है कि इसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे लाइब्रेरी में। और उसी तरीके से आपका 2-9 है। 2-9 में आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिनक्स, यूनिक्स एंड उबुंटू, ये 3 के बारे में ही बताया जाएगा। हो सकता है आपको सिर्फ एक लिनक्स ही बताया जाए, यूनिक्स ही बताया जाए, जैसा आपके लाइब्रेरी में जो सिस्टम पे सॉफ्टवेयर डाला गया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी जानकारी भी प्रैक्टिकल के दौरान दी जाएगी। ये मार्क्स आप जरूर देख लीजिए कि थ्योरी पेपर आपके 35 मार्क्स के ही होंगे। बाकी के जो थ्योरी पेपर है वो 70 मार्क्स के होते हैं, यानी 100 में आपको 70% वेटेज दिया जाता है, और 30% वेटेज जो है आप बिलिस और एबलिस के स्टूडेंट को असाइनमेंट के थ्रू दिया जाता है। 2-7 के बारे में आप जरूर इसको याद रखेंगे कि ये सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर पढ़ने के बाद जो जितनी भी एक्टिविटी आपको एक लाइब्रेरी में जाके करनी पड़ेंगी वो सारा कुछ आपको 2-7 में ही बताया जाएगा। तो ये पूरे आपके कोर्स का बैकबोन है। इसको जानने के बाद ही आप कभी भी इंटरव्यू देने जाएंगे या आप जब कभी भी इंगेज किए जाएंगे लाइब्रेरी में, तो उसकी एक्टिविटीज आपको वहां जाके करनी पड़ेंगी, जिसमें 2 मुख्य जो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो इंटरव्यू में भी जो मैंने देखा है कि आपके एक्सपर्ट सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप एक बार में ही पास करके आप अपनी डिग्री ले सकें। इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है? जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो थ्योरी पेपर है और प्रैक्टिकल के कुछ पार्ट है जिसमें आपको एक पेपर असाइनमेंट लिखने के लिए दिया जाता है। तो जितने भी आपके कोर्स कोड हैं सब में एक असाइनमेंट है। इसके लिए आपको इस असाइनमेंट को जाके देखना पड़ेगा वेबसाइट पे ignou.ac.in खोलते हैं। अगर आप वहां पे डाउनलोड्स में जाके या स्टूडेंट जोन में जाके आप वहां से अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन अपने सेशन का डाउनलोड करेंगे और उसको पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आपके स्टडी मटेरियल को पढ़ना है और अपने लैंग्वेज में उसको लिख के अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करना है। अगर वहां जमा करने में कोई परेशानी होती है तो आप रीजनल सेंटर में भी इसको जमा करते हैं। अभी जिस तरीके की सिचुएशन है उसमें आप रीजनल सेंटर में भी अलाउड हैं जमा करने के लिए। अगर कहाँ जमा करना है ये सारे इन्फॉर्मेशन हम पटना रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे भी डालते रहते हैं, या फिर आपको SMS के थ्रू भी ये जानकारी दी जाती है। अब ये असाइनमेंट जो है, जब अभी मैंने बताया था कि उसका 30% वेटेज होता है, तो ये करना है आपको कि आप अपने असाइनमेंट को बहुत अच्छे से लिखेंगे, यानी जितने शब्दों में उसको जवाब देना है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, साफ से लिखेंगे और साफ सुथरी और सजावट के साथ लिखें। दोनों तरफ मार्जिन दें, ऐसा कि जहां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पता चलना चाहिए। आंसर लिखने का जो तरीका होता है, किसी भी क्वेश्चन को आप डील करते हैं तो पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हैं, बीच में फिर जो कंटेंट आपसे पूछा गया उसको डालते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। तब ये 3 पार्ट पूरा होने के बाद कोई एक आंसर पूरा होता है। अगर आप सिर्फ ऐसा करते हैं कि एक लाइन से शुरू कर देते हैं, आंसर बनाना शुरू करके लिखा और अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो फिर आप ये कंप्लेन करते हैं मुझे टर्म में अच्छे मार्क्स नहीं आए, असाइनमेंट में और अच्छा मार्क्स दिया होता तो मेरा ग्रेड बहुत अच्छा आ जाता।
इन बातों का आप ख्याल रखेंगे जब भी आप असाइनमेंट लिखेंगे या थ्योरी के पेपर्स आप लिखेंगे। ये तीनों पार्ट जरूर होना चाहिए। आपका जहां भी आंसर खत्म होता है, आप नीचे में कंक्लूजन लिखेंगे, क्या आप बताना चाह रहे थे, वो उसको शॉर्ट में लिखना ही कंक्लूजन होता है। उसके बाद उसको एंड करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, और क्वेश्चन को हमेशा डाउनलोड जो आप करते हैं, आंसर रिस्पॉन्स शीट जो आप जमा करते हैं उसके साथ में उसको अटैच कर दिया जाता है, और उन क्वेश्चंस को आप टिक करते हैं जिन जिन क्वेश्चन को आपने डील किया है। जैसे 7 में 6 में आपको 5 4 जो देना होता है, वो कौन से 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, उसको आप टिक आउट कर देते हैं। टर्मिंग एग्जामिनेशन जो 2 बार होगा, तो आप जो पहले आप असाइनमेंट करेंगे उनका डेट आ जाता है, जो वेबसाइट पे भी रहेगा और आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा। आप अपने अध्ययन केंद्र पर उसको जमा करेंगे। ये हमेशा 3 महीने पहले, जब भी अनाउंसमेंट होगी आपके टर्मिनल एग्जामिनेशन की, उसके 3 महीने पहले आपको अध्ययन केंद्र में असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको ऑनलाइन लिंक मिलता है, उस लिंक पे जाके आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। एग्जाम फॉर्म भरने के साथ ही आपको अपना सेंटर चूज करना है, जिसमें भी फिर आपको एक बार फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, और आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार या आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एग्जाम सेंटर किसी और रीजनल सेंटर का भी होगा तो वहां आप ऑप्ट कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन के 20 दिन पहले यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे आपका हॉल टिकट, जिसको हम कन्वेंशनल सिस्टम में इसको कहते थे एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड की तरह तो इसकी शक्ल नहीं होती है, उसमें आपका फोटो नहीं लगा होता है। अब शायद ये इम्प्रोवाइज होने के बाद से उसमें आपकी फोटो भी आने लग गई है एक टर्मिनल से, लेकिन इसके साथ साथ आपको आई कार्ड जरूर ले जाना पड़ता है, जो आपका परिचय पत्र इग्नू आपको प्रोवाइड करती है, इसको आप डाउनलोड करके रख लिए होंगे। अगर नहीं रखे हैं तो वो कैसे रखना है वो अभी आपको विनोद जी बताएंगे। और इस दोनों के साथ जब आप टर्मिनल एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो जिस तरीके से मैंने बताया है कि असाइनमेंट के क्वेश्चन लिखने चाहिए, उसी तरीके से आप आंसर्स लिखेंगे टर्मिनल एग्जामिनेशन में भी। और जो आप लिखेंगे और जितने मार्क्स आपके आएंगे, वो 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा, उसके 70% वेटेज जो हैं आपके ग्रेड कार्ड पे अंकित हो जाएंगे। और इसमें कम से कम पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए। अगर आपने 70% में उसका भी जो 40% मार्क्स होगा वो मिनिमम मार्क्स होगा, इससे नीचे अगर आप जाएंगे तो आप पास नहीं माने जाएंगे। अगर आप पास नहीं होते हैं या फिर आपका कोई कोर्स कोड छूट जाता है, तो आपको फिर से अगला जो 6 महीने के बाद जो दिसंबर में आएगा उसके लिए आप एलिजिबल हैं। उसके कई साल बाद तक जो मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका है, 1 साल पूरा करने के बाद जब भी आप चाहेंगे तो टर्मिनल एग्जामिनेशन का फॉर्म भर के अपने ओन पेपर्स को क्लियर कर सकते हैं, जिसका या तो एग्जाम छूट गया है या फिर आप उस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स नहीं लाके पास कर जाने के बाद तो नहीं होगा, कम मार्क्स होगा। तो अगर आप फेल हो जाएंगे यानी 40% मार्क्स से नीचे अगर आपका मार्क्स आता है तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। ये तमाम जानकारी, इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन है जो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी है, जैसे असाइनमेंट लिखना, टर्मिनल एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, ये सब कुछ आपको जो हमने BLIS के स्टूडेंट के लिए बताया है, MLIS के लिए भी कॉमन है। और जितनी ऐसी जानकारी जो अभी मैं दे चुकी हूँ वो MLIS के स्टूडेंट को दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, पर उनके प्रोग्राम्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो स्ट्रक्चर थोड़े डिफरेंट हैं, कितने इनके कोर्स कोड हैं। इसके साथ ही कि इसमें प्रैक्टिकल के अलावा प्रोजेक्ट वर्क भी जुड़ा हुआ है, और इस पर ही ज्यादा फोकस करेंगे कि आपको डिसर्टेशन कैसे लिखना है और प्रैक्टिकल आपके कैसे होंगे और किस तरीके से आपको कब कब आपके अध्ययन केंद्र की सहायता आपको लेनी पड़ेगी, कब आप हमारे रीजनल सेंटर में संपर्क करेंगे। तो आपको भी दिख रहा होगा कि ये पूरा प्रोग्राम जो है उसको एडमिशन के साथ ही आपका 9 कोर्सेज है। इसमें 9 कौन कौन से कोर्स है वो अगले इसमें बता देंगे आपको, और 7 ऐसे कोर कोर्स हैं जो उस कोर कोर्स को आप जरूर लेते हैं, और बाकी जो 2 है वो उसमें एक आपका प्रोजेक्ट दिख रहा होगा जिसको डिसर्टेशन के नाम से भी आप जानते हैं, और 2 कोर्स कोड ऐसा है जिसको आप इलेक्टिव कोर्स में से आप खुद सेलेक्ट करते हैं। वो आपने अभी कर लिया है, उसको आपके एडमिशन के साथ ही आप अपना 2 इलेक्टिव्स और 7 कोर कोर्स जो है इसमें 6 और +1 प्रोजेक्ट वर्क आपने ले लिया है। आपको करना ये है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल आप आज के आज या आप अभी तक कर लिए होंगे, हमारे वेबसाइट से जाएंगे
वेबसाइट पे जाके आप अपना स्टूडेंट जोन से अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट रख लेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि जितने क्रेडिट के आपके कोर्स होने चाहिए वो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है। दूसरा ये कि आपके नाम में, प्रोग्राम में कहीं भी कोई त्रुटि है, एड्रेस में, मोबाइल नंबर में, ईमेल आईडी में, तो आज के आज या आप 1 से 2 दिन में एक ईमेल लिखेंगे रीजनल सेंटर पटना को कि हमारा रजिस्ट्रेशन में हमने ये गलत पाया है, इसका करेक्शन कर दिया जाए, जिसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है, कोई फी नहीं लगेगी। पर अगर ये छूट जाएगा तो आप ये प्रोग्राम पूरा करेंगे, उसके बाद आपकी जो मार्कशीट और आपकी डिग्री आपके हाथ में दी जाएगी, उसमें वो गलत पता, गलत ही नाम का स्पेलिंग या फादर्स नेम, एड्रेस वो गलत होगा, जिसकी वजह से आपको या तो इन्फॉर्मेशन पहले नहीं मिलेगी या फिर बाद में वो सर्टिफिकेट आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ये कंपोनेंट्स हैं जो आपके कोर कोर्सेज के हैं, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 तक, ये सारे आपके कोर कोर्सेज हैं। 6 तक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपने जैसे ही एडमिशन के लिए अपना कोर्स सिलेक्ट किया होगा तो ये आपको मिल गए होंगे। MLIP 002 ये प्रोजेक्ट वर्क है। इस प्रोजेक्ट के साथ में प्रोजेक्ट का जब सेक्शन डिस्कस करेंगे हम लोग तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये इलेक्टिव्स हैं, जिसमें से 2 इलेक्टिव आपको लेने पड़ते हैं। इसमें एक आपको दिख रहा होगा कि जितने भी कोर्स कोड है इसमें से मेरी समझ से आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे आपकी चॉइसेस हैं जिसमें आपको ये पूरा का पूरा दिख रहा है, जो आपको लगता हो और जिसपे आप कंफर्टेबल होंगे आप लिए होंगे। और इनके काउंसलर्स जो हैं आपको इन इलेक्टिव्स के बारे में आपके थ्योरी क्लासेस के दौरान आपको जानकारी देते रहेंगे। थ्योरी काउंसलिंग जो है आपके 2 घंटे की होती है और 8-8 क्रेडिट के अगर आपके एक कोर्स कोड है तो 10 काउंसलिंग सेशन आपको दिए जाएंगे। अगर आप करना चाहेंगे तो आपको एक ईमेल लिखना है और ईमेल लिखेंगे आप रीजनल सेंटर पटना को कि आप MLIS के स्टूडेंट हैं और आप सबको काउंसलिंग की जरूरत है, तो उसके बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा आपको SMS के थ्रू या RC पटना के वेबसाइट पे वो शेड्यूल डाल दिया जाता है। क्योंकि मैं काउंसलिंग सेशन नहीं देखती हूँ, इसके बारे में ये अभी मैं नहीं बता पाऊंगी कि कब से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन आप अगर ईमेल करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन शायद आपको मिल सकती है। MLIS के प्रोग्राम में प्रैक्टिकल भी है और प्रोजेक्ट भी है। तो जो प्रैक्टिकल सेशंस हैं उसके बारे में आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये 4 कोर्स कोड आपको दिख रहे होंगे, MLI 101, 102, 103 और 104। इन सब के आपके थ्योरी के भी कोर्सेज थे जिसमें ये प्रैक्टिकल इंक्लूडेड था। आप MLI 101 पढ़ रहे थे तो वो थ्योरी था और प्रैक्टिकल में आप देखेंगे MLII डबल है, मतलब आपके ये II डबल जहाँ पे दिख रहा होगा आपके कोर्स कोड में वो सारे आपके प्रैक्टिकल के हैं और ये चारों प्रैक्टिकल आपको पूरे करने पड़ते हैं। और ये प्रैक्टिकल्स जब आपके हो जाते हैं पूरे, इनकी काउंसलिंग पूरी हो जाती है तो फिर इसके एग्जामिनेशन होते हैं जो टर्म एंड एग्जामिनेशन के तुरंत बाद किए जाते हैं। असाइनमेंट में आपको दिख रहा होगा कि असाइनमेंट में सभी पेपर्स हैं जिसमें 50 नंबर का वो होता है। आपको वेटेज भी आपको बता दिया है कि आपको 30% मार्क्स जो है आपको उसमें मिलेगा और इसको पास करने के लिए भी अलग पास करना पड़ता है। ये नहीं कि आप थ्योरी और असाइनमेंट दोनों पेपर में अलग अलग पासिंग मार्क्स लाएंगे तो ही आपको वो पेपर जो है उसमें आप सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिखेगा आपके ग्रेड कार्ड पे। इसके साथ ही कि आपने अभी तक जाना कि थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है और प्रोजेक्ट वर्क है। उसके अलावा आपको एक दिख रहा होगा ये सेमिनार है आपके सिलेबस में। तो ये सेमिनार कैसे कंडक्ट होता है और ये क्या होता है, उसके कोर्स कोड क्या है, ये सारे आपने अभी यहाँ देखा होगा MLI 101, 102 और इसके अलावा 2 इलेक्टिव जो आपने चूज किए हैं। सभी स्टूडेंट के अलग अलग इलेक्टिव होते हैं। कुछ ऐसे इलेक्टिव्स हैं जिसको ज्यादा प्रेफर करते हैं स्टूडेंट, उसमें संख्या ज्यादा होती है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा पेपर हो जिसमें बहुत ज्यादा संख्या है और कुछ में कम हो, 2 4 5 हो सकते हैं। पर ये 6 जो मैंने दिखाया था अभी आपको दूसरे स्लाइड में कि इलेक्टिव पेपर्स हैं, उस 6 में से कोई भी पेपर सेमिनार का हो सकता है। ये सेमिनार भी आपके अध्ययन केंद्र पे ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पे आपको ग्रुप में बांटा जाएगा। आप उस ग्रुप में डिस्कशन के लिए जो पॉइंट्स आपके प्रोग्राम गाइड में दिया हुआ है वो टॉपिक आपको दे दिया जाएगा। आप आपस में डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हमको कौन कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करनी है और एक ग्रुप इसको देखता है, दूसरा ग्रुप उसको डिलीवर करता है और वो फिर जो देख रहा है ग्रुप वो आपका ही पीयर ग्रुप होता है।
वो आपको बताता है कि आपके इसमें प्रेजेंटेशन में कहाँ पे आपने अच्छा किया और कहाँ पे आपको और सुधार की जरूरत है। और नेक्स्ट फिर आप बैठ के देखते हैं और दूसरा ग्रुप जो है वो अपने टॉपिक को प्रेजेंट करता है। ये सेमिनार का तरीका है, क्योंकि हो सकता है कि ये फेस टू फेस ना हो तो शायद हम इसको ऑनलाइन ही कंडक्ट कराएंगे, अगर आगे भी हमारी यूनिवर्सिटी इसको कंटिन्यू रखेगी तो फिर इसमें जितना पॉसिबल हो पाता है उतना हम एक्टिविटी करा पाते हैं सेमिनार की। आपको ये मैंने पहले भी बता दिया कि 40% मार्क्स दोनों में आना चाहिए, असाइनमेंट में और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। और फाइनली जो प्रोजेक्ट आप जमा करते हैं, प्रोजेक्ट जमा करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप प्रोजेक्ट जमा करेंगे तो उसकी पासिंग जो ये हमने डिसाइड की हुई परसेंटेज वो 40% नहीं होगी। इसमें कम से कम आपको 50% अंक मिलने चाहिए, तब आपको जो मार्क्स मिलकर और ग्रेड कार्ड पे चढ़ेगा तब आपको ये कंप्लीटेड शो करेगा। अदरवाइज अगर आपका बहुत पुअर प्रेजेंटेशन था, आपने डिसर्टेशन ढंग से लिखा नहीं, या आपको सिर्फ डिसर्टेशन के आधार पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं, इसमें कोई वाइवा नहीं होता है, तो आप कोशिश करेंगे कि आपका जो वर्क है वो बहुत ओरिजिनल हो और ढंग से जो आपको लिखा गया है आपके प्रोजेक्ट हैंडबुक में कि किस तरीके से इसको बनाना है उसी तरीके से बनाएंगे। और पूरे प्रोजेक्ट के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दूंगी। मैं इस सब्जेक्ट की नहीं हूँ, पर जो अभी तक मैंने देखा है स्टूडेंट उसमें गलतियां करते हैं, उसके बेसिस पे मैंने अपने नेक्स्ट स्लाइड में कुछ लिखा है जो आप उसको ठीक से समझ लें या फिर आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये कोर्स कोड आपको पता है कि MLIP 02 प्रोजेक्ट वर्क है आपका। इसके पहले कि आप प्रोजेक्ट तैयार करेंगे आपको उसका प्रपोजल तैयार करना पड़ता है। ये प्रपोजल आप कैसे तैयार करते हैं, आपको अपने अध्ययन केंद्र पे जाना है। आपके कोऑर्डिनेटर आपको प्रोवाइड करते हैं एक ऐसे काउंसलर को जो उसके सुपरवाइजर माने जाते हैं। इस कोर्स कोड के लिए आपको अलॉट किया जाएगा। वो गाइड जो है या तो आपके अध्ययन केंद्र से होंगे या फिर आपको अगर आप किसी लाइब्रेरी के थ्रू या किसी टीचर से संपर्क है तो आप खुद भी ले सकते हैं। और इनकी एलिजिबिलिटी क्या है वो आपके प्रोग्राम गाइड में लिखी हुई है। उसके अकॉर्डिंग अगर उनके पास वो सर्टिफिकेट है और वो करना भी आपको करवाना भी चाहते हैं, अगर वो इच्छा जाहिर करेंगे आप, तो वो अगर हाँ या ना बोलते हैं तो उनके एक्सेप्टेंस के आधार पे अगर वो चाहेंगे कि इग्नू उनको कोई पत्र दे या आपको हम गाइड कर सकते हैं तो आप सिर्फ हमसे संपर्क करेंगे, हम उनको ईमेल के थ्रू या आपको बाई हैंड आपके एप्लीकेशन पर उसको मैं ऑथराइज करके दे देती हूँ। फिर आप उनके साथ संपर्क करके आप वो प्रोग्राम जो है, ये प्रोजेक्ट वर्क जो है उसको आप पूरा कर लेते हैं। अब ये सिनॉप्सिस का जो मामला है जिसको हम प्रपोजल कहते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि आप पूरे प्रोजेक्ट में करना क्या चाहते हैं, आपका टॉपिक क्या होगा, आपके उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आप उसके उद्देश्य को लिखते हैं। उसके बाद आप कौन कौन से टूल्स का प्रयोग करेंगे और जो टूल्स आपने प्रयोग किए हैं उसके साथ उसकी जो आप डाटा कलेक्शन करेंगे उस डाटा को कैसे एनालाइज करेंगे। और अंत में आप ये कंक्लूजन भी लिखते हैं कि आपको लगता है कि आप ये सारे काम करने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो ऐसा आएगा। इस तरीके से इस ब्लूप्रिंट को तैयार करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप फाइनल प्रोजेक्ट जमा करने में वर्क करते रहते हैं कि आपका जो ब्लूप्रिंट तैयार था उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही सारा आपका क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू जो कुछ भी आप करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव को ही माध्यम बनाकर करते हैं। जिन लोगों ने अभी इसमें बिलिस इंग्लिश में एडमिशन लेने के पहले MA डिग्री किया होगा उन सबके भी प्रोग्राम्स में या कोर्सेज में कहीं ना कहीं आपने डिसर्टेशन जरूर किया होगा, उनको ये सब आइडिया पहले से है। पर जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं बस ये थोड़ा रफ आइडिया दे रही हूँ, लेकिन आपको ये पहले पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको कंडक्ट किया जाता है। पूरा प्रोजेक्ट वर्क है वो लिखने का तरीका क्या है, सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं, और सिनॉप्सिस तैयार होने के साथ ही आपके सुपरवाइजर उस पर सिग्नेचर करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करते हैं। जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो उसमें आप अटैच करेंगे और इसको फाइनली भेजना पड़ता है इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली, जिसका ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम को जो लॉन्च किए हैं, इसको डेवलप किया है वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं जिनका नाम आपके इसमें प्रोग्राम गाइड में भी लिखा होता है और हर बुकलेट में लिखा होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर MLIS फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस SOSS, जो स्कूल का नाम है, इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068 ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको सिनॉप्सिस भेजना है और ये सिनॉप्सिस वहाँ इवेलुएट किए जाएंगे।
इवैल्यूएशन के बाद आपको अगर थोड़ी बहुत उसमें कमी है तो उसके इंस्ट्रक्शन के साथ उसको किस तरीके से आप खत्म कर सकते हैं और आगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उस इंस्ट्रक्शन के साथ आपको अप्रूवल मिलती है। हो सकता है ये अप्रूवल आपको ना मिले, उसको नॉट अप्रूव्ड करके भेज देगा, पर नॉट अप्रूव्ड होने पर भी उसमें आपके नॉट अप्रूवल का कारण लिखा जाएगा, जिसको आप उस कमी को पूरा करके रीसबमिट करते हैं और फिर से इसी एड्रेस पे आप उसको भेजना पड़ेगा। और इसके साथ ही जब आपको उसका अप्रूवल आता है तो आप फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे और वो प्रोजेक्ट के जितने भी नियम नॉर्म्स बनाए गए हैं उसको फॉलो करते हुए पूरे प्रोजेक्ट को बनाएंगे। आप अपने उस सुपरवाइजर को दिखाएंगे, अगर वो उसमें कोई सलाह देते हैं तो फिर से उसको ठीक करते हैं और फाइनल प्रिंट आउट तब निकालते हैं जब आपके सुपरवाइजर आपको बता देते हैं कि ये ओके है, इसको आप बाइंड करा सकते हैं। तो बाइंड कराने के साथ भी आपका सिनॉप्सिस का अप्रूवल जो आया है उसको भी अटैच करना होता है और वो पूरे ऑर्डर्स जो हैं प्रोजेक्ट जमा करने के आपके प्रोजेक्ट हैंडबुक में लिखा होता है। फर्स्ट पेज क्या होगा, सेकंड क्या होगा, तब आपको इंडेक्स लगाना है और लास्ट में आप जितने भी टूल्स यूज किए हैं उसकी कॉपीज भी अटैच करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट की जेन्युइनिटी थोड़ी सामने आती है, उससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये फाइनल प्रोजेक्ट भी जो है वो इसी एड्रेस पे आपको फिर जमा करना होगा। अब ये कब तैयार करना है और कब इसको जमा करना चाहिए, वो जुलाई सेशन के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए 30 नवंबर तक आप इसको जमा कर सकते हैं। जो भी जनवरी में एडमिशन लेगा उसके लिए वो 31 में है। इस तरीके से असाइनमेंट के लिए टाइम शेड्यूल चलता है, सिनॉप्सिस के लिए सेम शेड्यूल चलता है और आपको 1 से 2 महीना अप्रूवल के बाद आपको टाइम दिया जाता है फाइनल प्रोजेक्ट जमा करने के लिए। प्रोजेक्ट जो आप रिपोर्ट तैयार करते हैं उसको हमेशा 3 कॉपी में आपको बनानी है और 3 कॉपी में एक कॉपी स्टूडेंट अपने पास रिटेन करेगा, एक आपके सुपरवाइजर यानी अध्ययन केंद्र में जमा हो जाता है और जो फाइनल प्रोजेक्ट आप जमा करते हैं वो रजिस्ट्रार एसीडी को जमा करते हैं, इग्नू मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली, या जो एड्रेस मैंने सिनॉप्सिस के लिए दिया था आप वहां भी जमा करेंगे। तो फिर ये एड्रेस जो है इसके साथ ये वहां ही भेजेंगे, पर ये फाइनल प्रोजेक्ट जब भी भेजें तो आप रजिस्ट्रार एसीडी को भेजें ताकि उनके पास ये रिकॉर्ड चलाए कि हाँ स्टूडेंट का यहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिट हो चुका है। और ये फाइनल प्रोजेक्ट जमा करने की यहाँ पे जो हमने गाइडलाइन में बताया है कि बिफोर 30 अप्रैल यानी सिनॉप्सिस अप्रूवल के बाद आपको 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही आपको जमा करना है जो जून सेशन के स्टूडेंट हैं, और जो जनवरी सेशन के हैं उनको 1 अक्टूबर के पहले या नवंबर के लास्ट तक भी आप जमा करना शुरू कर देते हैं। इससे ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। ये ऐसा नहीं होता है कि आप जब चाहें तो आप कुछ भी जमा कर दे सकते हैं, थोड़ी लिबर्टी आपको दी जाती है अभी जो कोरोना के टाइम में, पर बहुत इससे ज्यादा नहीं होगा कि आप नवंबर में भी थोड़ा सा आगे बढ़ गए और 1-2 दिन आगे भी पहुंचता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। अभी ये सारा जो आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर था वो मैंने बता दिया और उसमें इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज बता दी, असाइनमेंट बता दिया, काउंसलिंग बता दिया, प्रैक्टिकल बता दिए, प्रोजेक्ट बता दिया और सेमिनार बता दिया। इसके साथ ही आपको अपने पूरे प्रोग्राम का एक आइडिया आपके दिमाग में आ चुका है कि आपको पढ़ाई के दौरान कब क्या करना है। अब क्या होगा कि आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं उसके कुछ ही देर के बाद से आपके दिमाग में ये बात आती है कि मैं जब पढ़ाई करूंगा तो और क्या क्या दिक्कत आएगी। उन सब के बारे में मैं थोड़ा सा एक छोटा सा 2 मिनट का बस आपको बता देती हूँ जब तक मैं ये अपना शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। जैसे भी चैट बॉक्स मैंने नहीं पढ़ा, मैं पूरे ध्यान से आपके कंसंट्रेट कर रही थी, पर हो सकता है हमारे साथ विनोद जी हैं वो पढ़ रहे होंगे, लेकिन मुझे एक आइडिया है कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही होंगी। जब भी आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद सबसे पहला काम ये होता है, एसएमएस आता है, आपके पास ईमेल आता है, ईमेल में आपको ये लिखा रहता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आपका एनरोलमेंट नंबर ये है। जब एक बार आपको एनरोलमेंट नंबर मिल गया उसके बाद ये जरूरी नहीं है जो आपका पहला वाला लॉगिन पासवर्ड है या तो आप भूल जाते हैं या फिर वो नहीं खुलता है, फिर उसका काम भी खत्म हो जाता है। आपको शिफ्ट करना है, अपना रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा स्टूडेंट पोर्टल पे। आप स्टूडेंट पोर्टल पे अपना फिर से आप एनरोलमेंट डालेंगे और उस वहां जाने के बाद आपको तमाम वो एक्टिविटी जो आपको पढ़ाई के दौरान करनी है या आपकी किताब का स्टेटस क्या है वो पता करना है, या फिर आपको आपके आई कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, वो सब कुछ वहां पे है। और खुद से आप चाहेंगे तो आपका जो कुछ भी करेक्शन कराना है
आप डायरेक्ट वहां जाने के बाद सिर्फ उसको क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो पहला काम आप ये करेंगे, अगर आप अपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल को निकाल चुके हैं तो उसको फाइल में रख लीजिए। आई कार्ड निकल गया है तो वो भी आप फाइल में रख लीजिए। इसके बाद जो थर्ड काम है, आप स्टूडेंट पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपना खुद से आप आईडी पासवर्ड जनरेट करते हैं, उसको आप लिख के भी रख लें। वो आपके हाथ में है, आप फॉरगॉट पासवर्ड में जाके बाद में भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आप कर सकते हैं वो उसमें सारा मेंशन है, आप उसको जाके देख लेंगे। अगर अब तक आपने आई कार्ड नहीं निकाला है तो आई कार्ड वहां से डाउनलोड करके उसकी कलर्ड प्रिंट आउट आप अपने पास रखेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक जब तक कि आपको यहाँ से माइग्रेशन नहीं दे दिया जाता है तब तक हम आप टाइम टू टाइम वो मांगते रहेंगे। तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए। और उसके बाद आपके पास अभी तक किताब मिली होंगी या फिर नहीं मिली होंगी, मिलनी शुरू हुई होंगी तो कुछ ब्लॉक्स आए होंगे, कुछ कोर्स कोड आपके पास आए होंगे, कुछ अभी तक नहीं आए होंगे। उसका रीजन ये होता है कि जो स्टूडेंट जो है वो बहुत पहले एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया तो उसका कंफर्मेशन भी बहुत पहले आ जाता है, पर जो लास्ट डेट के करीब आने पर एडमिशन लेते हैं उनका उसी तरीके से डाटा जो है एमपीडीटी सेक्शन को जाता है और फिर से आपके वो बंडल्स तैयार होते हैं और वो लेट डिस्पैच होता है। तो जो लेट डिस्पैच है वो आपको मिलेगा भी लेट से। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको किताब मिल गई है, कुछ लोगों की आने वाली है और कुछ लोगों की रास्ते में अभी पड़ी होंगी या डिस्पैच सेक्शन में ही अभी पड़ा होगा। तो वो स्टेटस आपका क्या है, आप जाके स्टूडेंट पोर्टल पे रजिस्टर करके वहां से चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो सब कुछ भी आपको डाउनलोड करके वहां पे मिल सकता है। आप अपने करेक्शन के लिए ईमेल करके भी आप बता सकते हैं कि आपको आपकी कौन सी त्रुटि है, उसको कैसे सुधार करना है, उसका सही क्या है। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि अभी और कोई फिलहाल प्रॉब्लम नहीं होगी किताब और आई कार्ड के अलावा। और तीसरा ये कि हाँ, और अभी ये पूरे प्रोग्राम के बाद एक लिंक आपको दिया जा रहा है, उस लिंक को आप भरेंगे। उस लिंक में भरने के बाद मुझे वो पता चलेगा कि इसके अलावा आपकी और कितनी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक नहीं सॉल्व हो पा रही हैं आपकी। तो उसके ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और उसको डाटा को कलेक्ट करके अगर ग्रुप बनाएंगे तो उस ग्रुप में हम उनके जवाब भी रिप्लाई भी शेयर करते रहेंगे। तो उस लिंक को आप अभी अगर चैट बॉक्स में दे पा रहे हैं तो आप उसको देख लीजिए और अभी के अभी क्लिक करिए। उसमें पूरे इन्फॉर्मेशन को भरने में शायद आपको आधा मिनट से भी कम समय लगेगा और फटाफट से उसको भरेंगे तो मेरे पास में एक डाटा तैयार होगा जिससे मैं ये समझ सकूंगी कि आपकी समस्याएं क्या हैं। जहां ज्यादा जरूरत है वहां मैं अपने रीजनल डायरेक्टर को इन्फॉर्म करके या फिर से हम लोग सब मिलके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात ये हो गई। दूसरी ये है कि आपको इग्नू में पढ़ने के साथ ही ऑनलाइन सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट तो करना ही है, साथ में आपको हमारे इंफॉर्मेशन कहाँ मिलते हैं, हमारा वेबसाइट क्या है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसलिए मेन वेबसाइट जो ignu.ac.in है जहां से आपने एडमिशन लिया है, उसके अलावा आप रीजनल सेंटर पटना आज हाँ चैट बॉक्स में लिखा है, वो डिटेल सारे आप वहां से नोट करते जाएंगे। आरसी पटना का वेबसाइट है। टाइम टू टाइम आप वहां भी विजिट करेंगे, वो सारे अपडेट्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वहां पे व्हाट्सएप लिंक दे दीजिए सर, व्हाट्सएप लिंक। व्हाट्सएप अभी अभी फिलहाल तुरंत नहीं होगा। जैसा अभी मैंने बताया कि सिर्फ 101 स्टूडेंट हमारे पास अभी दिख रहे हैं, लेकिन हमारे 400 स्टूडेंट हैं। तो सभी को कलेक्ट करके एक कंबाइंड हम अलग अलग बीएस और इंग्लिश के लिए ग्रुप बनाएंगे और उसमें ही जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उसका आप ध्यान रखिएगा। अब मैं ये चैट बॉक्स में अगर विनोद जी आप अगर देख पाए ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, कोई एक बोलेगा, एक्सक्यूज मी मैम, कोई एक बोलेगा दूसरा नहीं बोलेगा, फिर वो अपना माइक ऑफ कर लेगा। एक्सक्यूज मी मैम। जी हाँ एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। मैम ये बोल रहे थे मैम। क्यों? अभी तो यही बताया ना कि 2 लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई भी नहीं सुन पाएगा। एक खुद से अपना माइक ऑफ कर लीजिए, एक को बोलने दीजिए फिर दूसरा बोलिए। ठीक है मैम, ये बोल रहे थे कि जैसे कि मेरा तो इंग्लिश मीडियम का ये लिए थे सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में, तो मुझे क्या इंग्लिश में ही एग्जाम देना पड़ेगा या तो फिर हिंदी में?
नहीं, आप इंग्लिश लिए हैं तो आप ऑफिशियली यही है कि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। अगर आप चाहेंगे तो अपनी भाषा का प्रयोग भी करेंगे, पर ज्यादातर टर्म्स जो आप पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में ही लिखे। ये मेरा पर्सनल ये आपका सजेशन है, उस पर ध्यान जिस देना टाइम मैं चाहिए। हाँ, तो मैं बता एडमिशन रही हूँ जिस कि टाइम अगर ये कॉपी जो है ना, जब आप एग्जाम देते हैं तो ये कॉपी यहीं की बिहार में इवैल्यूएट नहीं होती है। अगर आप इसको सपोज कि ये साउथ में चली जाएगी तो वहाँ कोई हिंदी जानने वाला इवैल्यूएटर नहीं होगा, तो शायद आपकी कॉपी वहां से फुल मार्क्स के साथ आ जाए या इवैल्यूएट ही नहीं हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए ही बोला जाता है कि जिस लैंग्वेज में आप प्रोग्राम ऑफर हो रही है या आप ऑप्ट करते हैं उसमें ही उसको लिखना बेहतर होता है। ऐसे चाहे तो आप टेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश के टर्म्स यूज करें और हिंदी में सेंटेंस लिखें, हो सकता है लेकिन कि मैं शायद मिल जाए। एडमिशन कराने के टाइम सिर्फ हिंदी हिंदी आ रहा था। एडमिशन हिंदी आ कराने रहा के था। टाइम हिंदी आ रहा था, सॉरी इंग्लिश आ रहा था, हिंदी नहीं आ रहा था हाँ, मैम। तो बस वही तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि सबके साथ में BLIS और MLIS दोनों प्रोग्राम में ये इंग्लिश और हिंदी का कंफ्यूजन आपको होता है। ये तो आपको पहले एडमिशन लेने के पहले ही बता दिया जाता है कि ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ इंग्लिश में ऑफर हो रही है। तो तो आप मैम कर ऐसा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये उस समय ही सोचना होता है। अगर आपने फिर भी ले लिया है एडमिशन तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश की थोड़ी सी समझ आपको डेवलप करनी होगी, और उसको पढ़ने के साथ ही किताबें तो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी, साइड में कोई बुक रखिए, रेफरेंस बुक, जो टॉपिक आप यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं उसको वहां से भी पढ़ के उसको समझ सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में उसको आप लिख सकते हैं।